गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे सागरी जल के कार्य एवं तटीय शिलाकृतियां। इस सागर के तट पर यानी हमारे जो सागर है उनके तट पर जो शिलाकृतियां बनती हैं उनके बारे में आज विस्तार से पढ़ेंगे। हमने शिलाकृतियों के चैप्टर में पहले नदी की पढ़ी, फिर हिमानी की पढ़ी, उसके बाद चूना हवा की पढ़ ली। अब हम पढ़ेंगे सागरीय तटीय सागरी जल से या तटीय शिलाकृतियां या लहरों द्वारा निर्मित शिलाकृतियां। तटीय शिलाकृतियां क्या है? देखो, समुद्र व स्थल के संपर्क क्षेत्र पर समुद्री तरंगों, ज्वार भाटा और धाराओं द्वारा निर्मित शिलाकृतियों को सागरीय तटीय शिलाकृतियां कहा जाता है। महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के प्रथम श्रेणी के ऊंचा होते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ, यानी कि पहले ऑर्डर रिलीफ है। इन दोनों के मध्य में जो अंतःक्रिया से जो शिलाकृतियां बनती है उनको हम कौन से बोलते हैं? तटीय, सागरीय या महासागरीय शिलाकृतियां। जिनके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं? तो तरंगे, देखो तरंगे आती और चट्टानों को काटती बनाती है, एक धाराएं जो तेज आती है धाराएं, एक ज्वार भाटा यानी उतार चढ़ाव, और एक पवन विंड हवा के द्वारा। देखो इसका उदाहरण से देखते, प्रकृति एक निरंतर मूर्तिकार की तरह है, एक जगह से पत्थर त्रास कर हटाती है कटाव और दूसरी जगह उसी मिट्टी से नई आकृति का गढ़ती है, इसको जमाव करती है। देखो एक जगह से काट के हटाएगी और दूसरी जगह जमाएगी तो इससे क्या बनेगी? नई शिलाकृति बनेगी। जैसे यहाँ से कटाव कर दिया और नीचे यहाँ पर रेत का जमाव कर दिया तो यहाँ पे बीच बन गया और यहाँ पर क्या शिलाकृति बन गई। ये दोनों क्या है? प्रकृति की देन है। देखो तटीय शिलाकृतियों में अपर्दन क्रिया कैसे कैसे? एक तो जल दाब क्रिया, हाइड्रोलिक एक्शन, लहरों के दबाव से दरारों में फंसी हवाओं का संपीड़न होता है जिससे चट्टानें टूटती है। देखो ये डायग्राम बना है जिससे लहरों का दबाव पड़ता है। जैसे हाई प्रेशर वॉशिंग मशीन में सफाई होती है वैसे ही जल दाब क्रिया होती है। फिर आता है अपघर्षण, अब्रेशन, बालू और कंकड़ पत्थर जब औजार की तरह चट्टानों से टकराकर उन्हें घिसते हैं तो उससे क्या बनती है? शिलाकृतियां। देखो ये अब ये कंकड़ पत्थर अगर चट्टानों से रगड़ाएंगे तो उससे अपघर्षण क्रिया होगी, जैसे लकड़ी पर रेगमाल घिसते हैं वैसे। फिर आता है सन्निकर्षण, लहरों के साथ बहते हुए कंकड़ पत्थर जब आपस में टकराकर और छोटे गोल गोल हो जाते हैं उनको बोलते हैं सन्निकर्षण, अट्रेशन। वॉशिंग मशीन से कपड़े या गिलास में बर्फ के टुकड़े आपस में रगड़ खाते हैं वैसे ही। गुलन क्रिया, कोरिजन, समुद्री जल का रासायनिक प्रभाव विशेषकर चूना पत्थर और डोलोमाइट को घुला देना क्या कहलाता है? गुलन क्रिया। ये रासायनिक क्रिया है। लहरों की गतिशीलता या परिवहन, जैसे श्वास टूटने के बाद लहर का जो पानी तेजी से तट के ऊपर चढ़ता है उसे क्या बोलते हैं? श्वास। देखो ये क्या है? अपना श्वास, जो ये ऊपर से लहर टूटी उसके ऊपर जो ऊपर चढ़ा उसको बोलते हैं श्वास। बेकवास, ढलान के कारण पानी का वापस समुद्र की ओर लौटना क्या कहलाता है? बेकवास। देखो जब ये तरंग आई और ये वापस जाएगी उसको क्या बोलेंगे? बेकवास। आने वाली को श्वास और जाने वाले को बेकवास। लॉन्ग शोर ड्रिफ्ट, अवसादों का तट के समांतर जिग-जैग तरीके से जमाव कहलाता है लॉन्ग शोर। जो ये टेढ़ा मेढ़ा जमाव है, देखो यहाँ पर ये टेढ़ा मेढ़ा जमाव है, इसको क्या बोलेंगे? लॉन्ग शोर। दैनिक जीवन में फर्श पर झाड़ू लगाते समय धूल को एक विशेष कोण पर आगे खिसकाना या बाल्टी से पानी फेंकना और उसका वापस ढलान की तरफ बहना क्या कहलाता है? बेकवास। उदाहरण है, देखो खांचों का निर्माण होना, भृगु का निर्माण होना, मैदान का निर्माण होना। पहले देखो ये चट्टान है, इसमें कटाव क्रिया हुई तो क्या खांचे का निर्माण हुआ। फिर ऊपर से जैसे वो कटाव की वजह से ऊपर के भी दस गिरने लगा और ऊपर से भी कटाव होने लगा तो क्या होगा? भृगु का निर्माण हो गया। जब एकदम बिल्कुल कट गया तो क्या हो गया? मैदान का निर्माण हो गया। देखो वेव कट नोच, इसको बोलते हैं वेव कट या नोच। उच्च ज्वार रेखा पर लहरों के लगातार टकराने से चट्टान के निचले हिस्से में एक गहरा कट बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तरंग कटाव या खाचा। फिर दूसरा आता है समुद्री भृगु या सी क्लिफ, जब खाचा गहरा हो जाता है और ऊपर की लटकती हुई चट्टान अस्थिर होकर गुरुत्वाकर्षण से गिर जाती है जिससे एक खड़ी ढाल बन जाती है, उसको हम बोलते हैं समुद्री भृगु या सी क्लिफ। तरंग घर्षित मैदान, वेव कट प्लेटफॉर्म, भृगु के लगातार पीछे हटने से समुद्र के तल पर एक समतल चट्टानी मैदान बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं हम?
यदि ये मैदान बन रहा है इसको बोलते हैं तरंग गर्षित मैदान। देखो अपर्दन का विकास क्रम में गुफा से स्टाम तक के स्टोक तक जो भी बनता है उसके बारे में पढ़ेंगे हम। इसकी ट्रिक भी दे रखी है। देखो पहले बनता है समुद्री गुफा। देखो ये अंदर क्या बनेगी गुफा, कमजोर चट्टानों या संधियों पर लहरों के हाइड्रोलिक क्रिया यानी जल दाब क्रिया से बना सुराख क्या कहलाता है, समुद्री गुफा। और जब फिर आता है दूसरा समुद्री मेहराब या सी आर्क। ये देखो सी आर्क, जैसे हम मूवी में देखते हैं ना गानों में, वैसा। जब गुफा का कटाव आर पार हो जाता है, जब गुफा का कटाव आर पार हो जाता है तो एक पुल जैसी आकृति बन जाती है, उसको बोलते हैं मेहराब, सी आर्क। समुद्री स्तंभ, जब मेहराब की छत गिर जाए, जब ये छत गिर जाए केवल एक पिलर बचे तो हम बोलो समुद्री स्तंभ, सी स्टैक। मेहराब की छत गिरने के बाद समुद्र में खड़ा अकेला चट्टानी खंबा क्या कहलाता है, स्टैक या समुद्री स्तंभ, स्तंभ। स्तंभ के कटकर समुद्री तल के बराबर छोटा हो जाने पर बचा हुआ अवशेष क्या है, ये जैसे जैसे कटता जाएगा और ये इतना सा बचेगा तो उसको बोलते हैं स्तंभ। देखो अपरदनात्मक शिला करते हैं और भी है, देखो ब्लो होल या ग्लोब। समुद्री गुफा की छत टूट जाने पर लहरों के दबाव से पानी फुहारे की तरह ऊपर निकलता है। देखो ऐसे ये एक नाली बन जाती है जिससे ऊपर पानी जाता है लहरों के दबाव से, उसको बोलते हैं ब्लो होल। जियो, चट्टानों के लंबवत कटने से बनी एक संकीर्ण और गहरी समुद्री खाड़ी। ये जो खाड़ी बनती है संकीर्ण और लंबी, उसको बोलते हैं जियो। समुद्री टेरस, टेरेस, टेरिस, रस, रेस, टेरेस, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको बोलते हैं समुद्री टेरेस। पुराने तरंगर्षित मैदान जो भूगर्भीय हलचल से समुद्र तल से ऊपर उठ गए हैं उनको क्या बोलते हैं हम, समुद्री टेरिस। तो ये ऊपर उठे हुए हैं ना, ये उनको बोलते हैं टेरिस। निक्षेपणात्मक शिलाकृतियां जो जमाव से बनती है। देखो एक तो बनती है बीच, समुद्री तट के सामने जो रचनात्मक है, जो रेत कटा, जो सागरीय तट कटा उससे जो रेत निकली वो रेत लहरों के साथ जम गई, उसको बोलते हैं हम जमाव क्रिया। इसमें आती है एक सबसे पहले समुद्री तट या बीच। रचनात्मक लहरों, श्वास और बेकवास द्वारा रेत बजरी और कंकड़ का अस्थायी जमाव। कौन सा जमाव, अस्थायी, अस्थायी जमाव क्या कहलाता है हमारा, समुद्री तट। वर्म, बर्म, उच्च ज्वार के समय लहरों द्वारा तट के ऊपरी भाग में निर्मित रेत की उभरी हुई मेड़। ये देखो एक मेड़ बन जाती है पूरी, ऊंचे हुए रिज बन जाता है, उसको बोलते हैं वर्म। और रेत के टीले, सैंड डून्स, जब समुद्री तट से सूखी रेत को हवा द्वारा उड़ाकर तट के पीछे जमा करने से बनी आकृति को रेत के टीले या सैंड डून कहते हैं। तो ये यहाँ से रेत उड़ गई हवा से, यहाँ जम गई, इसको बोलता हूँ रेत के टीले। देखो स्पीड, स्पीड क्या है, रेत की लंबी पट्टी जिसका एक सिरा मुख्य भूमि से दूसरा समुद्र में खुला रहता है, मुड़ा हुआ आता है, सिरा होता है, उसको बोलते हैं हम हुक। देखो ये क्या है, एक जीप की तरह इस बार जमा हुई है रेत की, उसको बोलते हैं स्पीड, है ना। और ये देखो इधर बेमाउथ बार भी बोलते हैं इसको, और जब ये हुक की तरह जम जाए तो इसको बोलते हैं हुक, ठीक है। और जिसके बीच में ये होता है लेगुन, झील। बार द्वारा समुद्र से अलग किया गया उथला खारे पानी का चित्र क्या कहलाता है, लेगुन। और ये बार ही है अपनी स्पीड भी। टम्बोलो, रेत की पट्टी, ये है अपनी, देखो टम्बोलो, रेत की पट्टी जो किसी द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ती है। देखो एक द्वीप है और ये रेत की पट्टी इन दोनों को जोड़ रही है मुख्य भूमि को, उसको बोलते हैं टम्बोलो। तटीय पारिस्थितिकी, जैविकी, जैविक और नदीय आकृतियां। देखो फ्रिंज रीफ, तटीय प्रवाल, तट से बिल्कुल सटा हुआ यानी एकदम तट के पास चिपका हुआ। एक बेरे रीफ यानी तट से थोड़ा दूर, बीच में लेगून होता है। और एक एटोल, घोड़े की नाल या अंगूठी के आकार का होता है, उसको बोलते हैं एटोल। इश्यूरी, ज्वार नदमुख, नदी का गहरा चौड़ा मुहाना जहां साफ पानी और खारा पानी मिलता है, उसको बोलते हैं हम ज्वारमुख। एंड डेल्टा, नदी द्वारा समुद्र में गिरने से पहले अवसाद जमा करने से बनी त्रिकोण ये भूमि क्या कहलाती है हमारी, डेल्टा। इसका उदाहरण है सुंदरबन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। देखो तट भी दो प्रकार के, एक उन्नत तट और एक निम्न तट।
एक तो इमर्जेंशन और एक सबमर्शन, एक तो है डूबने वाला और एक ऊपर उठने वाला। कारण भूभाग का ऊपर उठना या समुद्र तल का गिरना तो क्या होगा, तट उन्नत हो गया ना, उत्थान होगा तट का। जबकि भूभाग का धंसना और समुद्र तल का बढ़ना क्या था, निम्न तट यानी सबमर्जन डूबना। लक्षण सीधी तटरेखा, ऊंचे क्लिफ और समुद्री टेरिस होते हैं। देखो ये सीधे टेरिस होते हैं और ऊंचे क्लिफ होते हैं। और जब डूबता है तो क्या होता है, तटरेखा किसी तो कटी फटी जलमग्न हो जाती है, यानी कि नीचे डूबेगा तो क्या हो जाएगा, तट कटाफट हो जाएगा। जैसे पूर्वी तट भारत का कोरामंडल, तमिलनाडु, पश्चिम तट का दक्षिणी भाग मालाबार, केरला कौन सा है, उत्थान या उन्नत तट, उत्थान का तट या उन्नत तट। जबकि पश्चिम तट कैसा है, उत्तरी भाग को कोकण और महाराष्ट्र का निगमन तट या डूबा हुआ किनारा या अवतलित तट। निबंग तटों के उदाहरण देखो, इसमें उदाहरण देकर रिया तट, डूबने वाले में कहलाता है रिया तट। जब नदी की घाटियां घाटियां समुद्र के पानी में डूब जाती है, नदी की घाटी अगर समुद्र के पानी में डूब जाती है तो इस यहाँ फनल के आकार की होती है। तो इसे जैसे उदाहरण है दक्षिण पश्चिम आइलैंड, ये देखो ये अलग अलग घाटियां बन गई और ये समुद्र में डूब गई तो इसको बोल देंगे रिया तट या डूबा हुआ तट। फ्योर्ड हिमनद द्वारा काटी गई गहरी यू आकार की घाटियों का जलमग्न होना। बहुत खड़ी ढाल, जैसे उदाहरण नॉर्वे, ये देखो ये अपने है, इसको बोलते हैं फ्योर्ड, यानी बराबर बड़ी बड़ी हिमानियों के द्वारा निर्मित तट। डोलमेशियन तट, जब तट के समानांतर चलने वाली पर्वत श्रृंखलाएं डूब जाती है जिससे केवल चोटियां द्वीप के रूप में दिखती है, उसको बोलता है डोलमेशियन तट, यानी युगोस्लाविया में है। इसको याद करने के देखो ट्रिक दे रखी है, रिया यानी रिवर, फ्योर्ड मतलब फ्रिज और डोलमेशियन डॉग स्पॉट। मानव जीवन और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव, देखो सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव दो चीजें, एक तो प्लस पॉइंट है एक माइनस पॉइंट है अपना। देखो सकारात्मक, प्राकृतिक बंदरगाह और व्यापार का केंद्र बनता है, पर्यटन स्थल, अलग अलग बीच बनते हैं, तो गोवा पे बीच बनते हैं, अर्थव्यवस्था का विकास होता है। मत्स्य पालन, मछलियों के लिए पालने के लिए स्थान तैयार होता है, यानी जैसे लेगुन बनती है वैसे छोटे छोटे तालाब के रूप में रोजगार और खाद्य सुरक्षा मिलती है। नकारात्मक प्रभाव है तटीय कटाव से भूमि और बुनियादी ढांचों में विनाश होता है। देखो तटीय कटाव होगा तो डूबने की इच्छा होगी, डूबने की जगह बन जाएगी तटों में। सुनामी के नीचे भूकंप से गहरे समुद्र में गति 600 से 800 किलोमीटर होती है, जिससे क्या तो भूकंप अगर नीचा तट है तो जल्दी डूबेगा। चक्रवात और तूफानी लहरें जल्दी आएगी। तट एक बैंक अकाउंट की तरह है, निक्षेपण आपकी बचत है जबकि अपर्दन क्या है, आपका खर्चा है। अध्याय का सारांश देखते हैं। तो कारक और प्रक्रिया क्या है, देखो बल है, लहरें, धारा, ज्वार और पवन। और अपर्दन क्रिया हाइड्रोलिक यानी जलदाब क्रिया, अपर्शन यानी अपघर्षण, अट्रेशन यानी सन्निकर्षण, कोरोजन यानी संघोलन क्रिया। निक्षेपण क्रिया कैसे होती है, बी 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 एस बी एल यानी बीच बनती है, स्पिट बनती है, बार बनती है, यानी पहले तट बनेगा एक स्पिट यानी छोटी सी बार बन जाएगी, फिर बड़ी बार बन जाएगी, फिर लेगुन बन जाएगी, ड्रम बन जाएगा, सेंड डून बन जाएंगे, टम्बोला बन जाएगी। जबकि अपर्दन क्रिया से क्या बनता है, नोच, क्लिप, प्लेटफॉर्म, कव, आर्क, स्टक, स्टम्प, ब्लो होल्स, जियो, मरीन, टेरिस। और तट के प्रकार कौन कौन से देखे, हमारे एक तरफ तो क्या उत्थान के तट है और एक निमज्जन के तट है। उत्थान के तट कौन से हैं, तमिलनाडु, केरल सीधे तट और क्लिफ वाले, और निमग्न तट है कोकण का रिया, फ्योर्ड और डोलमेशियन तट। निष्कर्ष और सार, सागरीय तटीय शिलाकृतियां इस बात का प्रमाण है कि जो स्वभाव से कोमल है जल जो स्वभाव से कोमल है, निरंतरता के साथ दुनिया की सबसे कठोर चट्टानों का आकार भी बदल देता है। जो कोमल जल है, जो कितने भी कठोर चट्टान हो उसका भी आकार बदलता है। प्रकृति के इस सतत निर्माण और विनाश को समझना ही भूगोल का मूल उद्देश्य है। यानी भूगोल का काम क्या है, इनको समझना। आज का टॉपिक समाप्त हुआ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।